हेलो गाइस, आज का चैप्टर है हमारा डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूअस। इसके राइटर हैं हमारे E.R. विलियम्स। अब आता है हमारा मेन कैरेक्टर टूटनखामुन। अब ये नाम थोड़ा सा अजीब है गाइस, चलो इसको इजी करते हैं। इनके आधार कार्ड वाली डिटेल को जान लेते हैं जो उस टाइम में नहीं होते थे बट आज के टाइम में होते हैं। इनका निक नेम है टट, इनके फादर का या फिर आप कह सकते हैं ग्रैंड फादर का, क्योंकि आज तक नहीं पता चला कि जो इन्हें पालता था उसका फादर था या फिर ग्रैंडफादर। उनका नाम है अमेनहोट थर्ड और मंथ ऑफ डेथ है मार्च टू अप्रैल, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद आता है रीजन ऑफ डेथ, तो नीड टू फाइंड आउट। अब स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो किंग टट इजिप्ट के पावरफुल किंगडम से बिलोंग करते थे। इनकी फैमिली ने इजिप्ट में सेंचुरीज से राज्य किया था, बट अनफॉर्चुनेटली किंग टट की डेथ हो जाती है और वो भी टीन एज में ही हो जाती है और उनका फ्यूनरल पूरे सम्मान के साथ किया जाता है। उन्हें एक सोने के कॉफिन में बरी कर दिया जाता है। सोने के कॉफिन में बरी किया गया था क्योंकि वो एक किंग थे। अब 1992 में हॉवर्ड कार्टर ने इजिप्शियन मिमी प्रोजेक्ट के तहत खुदाई में इस कॉफिन को खोदा था। अब लोगों के दिमाग में ये बात थी कि आखिर टट की मौत हुई तो हुई कैसे। सबके पास ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हॉवर्ड कार्टर ने उस कॉफिन को खोलने का सोचा। उनका कॉफिन लेड तो खुल गया, बट उनकी बॉडी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन से जुड़ी हुई थी। इस वजह से उनकी बॉडी बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, कार्टर को वो बॉडी चाहिए ही चाहिए थी, तो उन्होंने इजिप्ट की 62 डिग्री सेल्सियस वाली धूप में कॉफिन सहित टट को रख दिया, बट फिर भी वो बॉडी नहीं निकली। कार्टर ने बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद उस कॉफिन से टट की बॉडी को काट काट कर निकाला, छोटे छोटे पार्टों में काट काट कर निकाला। बट जब 1992 में हॉवर्ड कार्टर ने टट की बॉडी को डिस्कवर किया था तो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाईफाई नहीं थी कि कोई भी रीज़न पता कर पाती या फिर हम किंग टट की बॉडी पर कोई भी रिसर्च कर सकें। अब किंग टट की बॉडी को 80 सालों के लिए प्रिजर्वेशन फ्लूइड के साथ रख दिया गया उसी कॉफिन में। अब इन 80 सालों में किंग टट बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। हालांकि वो एक कॉफिन में बंद एक बॉडी थे, बट वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। उनकी बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी थी, बुक्स लिखी जा चुकी थी और लोग उन्हें जानने लगे थे। और लोगों का क्वेश्चन ये था कि आखिर टट की मौत हुई कैसे थी, टट की जो डेथ थी वो हुई कैसे थी। फाइनली 2005 में किंग टट की बॉडी का फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन करने का फैसला लिया जाता है। अब मोटिव ये था कि आखिर किंग टट की मौत हुई कैसे थी। अब ये जानने के लिए एक बहुत ही महंगे सिटी स्कैनर की ज़रूरत थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 2002 में 10 लाख रही होगी। 5 जनवरी 2005 को उनकी बॉडी के लिए सिटी स्कैन के लिए ले जाना था कि तभी हवाएं तेज चलने लगीं। काले बादल छाए हुए थे और उस दिन दुनिया की सबसे फेमस मिमी का सिटी स्कैन होने वाला था। और वहां पर आए हुए टूरिस्ट का कहना था कि जिसने भी इस मिमी को टच किया है उसे टट की आत्मा शांति से नहीं रहने देगी। टट कभी भी उसे माफ नहीं करेंगे, या तो उसकी मौत हो जाएगी या फिर उस पर कुछ बुरी चीजें आ जाएंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन सुप्रीम काउंसिल ऑफ इजिप्ट के जर्नल जाही हवास से मिली। अब बात आती है टट की बॉडी की। तो टट की बॉडी जो कॉफिन था उसमें ऐसे ही, चलो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। अब एक और अतरंगी सी इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपको। किंग टट की जो बॉडी थी उनको ऐसे ही कॉफिन में बरी नहीं किया गया था। उनके फ्यूनरल के लिए बाकायदा अंडरग्राउंड वेरियल चैम्बर बनाया गया था, जिसमें उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी गई थी, जैसे कुछ हथियार, बियर बॉटल्स, उनके रोज के क्लोथ्स और जो सारी चीज़ें वो रोज यूज़ करते थे, उन सारी चीज़ों को उस चैम्बर में रखा गया था। अब 2005 में उनको पहली बार नहीं निकाला गया था, इससे पहले उन्हें 1992 में भी एक बार निकाला गया था। उसके बाद 40 साल बाद 1968 में भी एक बार एक्सरे के लिए उनकी बॉडी को निकाला गया था, जिसमें कुछ चीज़ें पता चली थी। 1968 के एक्सरे के बाद पता चला था कि उनकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रेब भी गायब थी। अब शायद 2005 में कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सिटी स्कैन के द्वारा उन 2 क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही सकता था शायद। अब लोगों की जो उम्मीद थी वो टूट रही थी और लोगों को इंतजार था कि शायद टट की मौत का कुछ तो पता चले। उन 2 सवालों में से पहला सवाल था कि आखिर किंग टट की मौत
हुई कैसे थी, और दूसरा सवाल था कि जब उनकी मौत हुई तब उनकी एज क्या थी। क्योंकि किंग टट की डेथ के साथ साथ उनकी सदियों से चली आ रही डायनेस्टी की भी डेथ हो जाती है। वैसे तो किंग टट की डायनेस्टी की हिस्ट्री बहुत ही अनक्लियर है, बट उनके जो ग्रैंडफादर थे या फादर थे कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ क्लियर नहीं है। एमेनहोट थर्ड, उन्होंने कम से कम 40 साल तक वहाँ राज्य किया था। इजिप्ट पर 40 साल राज्य करना बहुत बड़ी बात हुई और उनके शासनकाल को इजिप्ट का गोल्डन टाइम माना गया था। और उनके इस गोल्डन टाइम के बाद जैसे ही उनके सन टूटनखामुन या फिर आप निकनेम टट का टाइम आता है, वैसे ही वो उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं और वो उनका रीजन भी नहीं पता मौत का क्या था, और वो एक छोटी सी एज में ही उनकी मौत हो जाती है। अमेनहोट थर्ड के बेटे का नाम था अमेनहोट फोर्थ। उनका शासनकाल इजिप्ट की हिस्ट्री में एक हॉरिटिव हिस्ट्री की तरह याद किया जाता है, जहां तक कि हमें याद था कि उनके फादर का जो टाइमिंग था वो गोल्डन पीरियड में याद किया जाता था। उन्होंने अपने फादर की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। उन्होंने लॉर्ड अमून की वर्शिप छोड़कर लॉर्ड अजेन की वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ वो इजिप्ट के लोगों को फोर्स करने लगे थे कि वो लॉर्ड अटेन की वर्शिप करें। साथ ही साथ उन्होंने अपना नाम अमेनहोट फोर्थ से चेंज करके अख्यानाथन रख लिया था, जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड अटेन का सेवक। उसके बाद उन्होंने इजिप्ट की रिलीजियस कैपिटल को भी चेंज किया था। अब उनकी मौत के बाद एक और मिस्टीरियस रूलर का शासन आता है, जिसका नाम था समेन खखारे। अब समेन खखारे का हिस्ट्री में कोई भी मतलब नाम नहीं है और ना ही कोई स्टोरी दी गई है। अब इनकी मौत के बाद, समेन खखारे की मौत के बाद आती है बारी किंग टट की, जिनको 9 ईयर की एज में ही राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। और जैसे ही किंग टट राजगद्दी पर बैठते हैं, वो सारे अमून के मंदिर खुलवा देते हैं, टेम्पल्स को रीओपन करा देते हैं और सारे जो स्टैचूज थे उनको फिर से रिपेयर करा देते हैं और फिर से अमून की वर्शिप करना स्टार्ट कर दी जाती है। बट हाँ, यहाँ पर जितनी भी हिस्ट्री में बात की गई कि अमेनहोट के बेटे थे अमेनहोट थर्ड या फिर उनके दादा थे, या ये सब हिस्ट्री की बातें अभी भी प्रूव नहीं है कि ये सच था या नहीं। ये बस एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेनहोट के बेटे का नाम था अख्यानाथन या फिर कह सकते हैं अमेनहोट फोर, और उनके बेटे का नाम, वो सब एक हिस्ट्री की बात है और अभी भी क्लियर नहीं है। अब ये जो हिस्ट्री थी वो केवल और केवल 3 लोगों की थी। इसके अलावा इजिप्शियन मिमी प्रोजेक्ट में 600 और मिमीज मिली थी। और जैसे ही टट की बॉडी को उस 10 लाख के सिटी स्कैनर में डाला जाता है, उसके जो फैन होते हैं, कूलिंग फैन, वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा फैन का यूज करके फाइनली उनका जो सिटी स्कैन था उसको कंप्लीट किया जाता है। वहां पर प्रेजेंट जो गार्ड थे वो हंस रहे थे, वो कह रहे थे ये सब कुछ जो है वो टट की आत्मा का असर है। बट ऐसा था या नहीं, जो भी था, बट इस सब के बाद उनका फाइनली सिटी स्कैन हो जाता है। और सुप्रीम जर्नल जाही हवास चैन की सांस लेते हुए कहते हैं कि अब मैं चैन से सो सकता हूँ। और बस यहीं पर खत्म होता है डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूअस। आई होप ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन छोड़कर गया होगा। बट हिस्ट्री का काम ही है हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ना, ताकि हम और चीजें ढूंढ सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ।